हरे कृष्णा, वेलकम टू आवर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो आज हम लोग देखेंगे कौन से वैसे केसेस हैं जिसमें हम लोग सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। ठीक है, इससे पहले जो वीडियो था मैंने उसमें आपको क्या बताया था कि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है उसे प्रूफ करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, राइट। वो कौन सा सेक्शन में दिया हुआ था? वो दिया हुआ था सेक्शन 56 में बीएसए के, कि दो तरीके होते हैं। पहला जो तरीका होता है वो होता है प्राइमरी एविडेंस, नहीं तो सेकेंडरी एविडेंस। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था सेक्शन 59 देखा था। ठीक है, तो सेक्शन 59 क्या कहता है कि जो प्रायोरिटी है वो किसे दिया जाए? प्राइमरी एविडेंस को प्रायोरिटी दिया जाए। अब अभी प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस क्या है? तो प्राइमरी एविडेंस हमने पढ़ा था सेक्शन 57 में, और सेकेंडरी एविडेंस हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन 58 में। ठीक है, इतना क्लियर है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 60 कि ऐसे कौन से मतलब सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पे हम सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। तो रूल ये कहता है कि हमें देना प्राइमरी एविडेंस ही है, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ सिचुएशन है जहाँ पे हम लोग सेकेंडरी एविडेंस भी दे सकते हैं। अच्छा, अब इस सेक्शन को डिटेल में पढ़ने से पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगी कि क्या ये जो सेक्शन 60 है, मतलब ये जो सर्कमस्टांसेस सिचुएशन दे रखे हैं कि इसके अंदर हम लोग सिर्फ इसी के अंदर हम लोग सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं, क्या ये एग्जॉस्टिव है? मतलब जो सर्कमस्टांसेस, जो चीज़ें 60 में मेंशन्ड है, सिर्फ उसी के अंदर सेकेंडरी एविडेंस अलाउड है? 60 के बाहर का कोई स्कोप है क्या? दिस इज द क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पे बोला गया है कि नहीं। ठीक है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं अलाउड है। तो जो मैंने आपको जनरल रूल बताया कि पहले हम लोग ये देखेंगे कि प्राइमरी एविडेंस देना है, प्राइमरी एविडेंस नहीं है तो फिर देखेंगे सेकेंडरी एविडेंस। तो मतलब कोर्ट के पास पावर नहीं है। ठीक है, तो ये एग्जॉस्टिव है, यस। तो ये आंसर इसका ये एग्जॉस्टिव है, यस। इसके बाहर नहीं जाया जा सकता है। सेक्शन 60 के डोमेन में ही रह के आपको काम करना है, इसके बाहर कुछ भी नहीं अलाउड। ठीक है, चलो। अब ये जो है सेक्शन 60 आपको क्या बताता है? सेक्शन 60 पढ़ना है तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि इसे पार्ट्स में ब्रेक कर लो। पार्ट्स में कैसे ब्रेक करना है, अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल कैसे समझाती हूँ। सेक्शन 60 में 3 चीज़ें लिखी हैं। एक तो सबसे पहली चीज़ कि किस चीज़ का दिया जा सकता है ना। मतलब सेकेंडरी एविडेंस कौन सी चीज़ों का दोगे, मतलब क्या सब्जेक्ट मैटर है जिसका आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो, है ना। किन चीज़ों का दिया जा सकता है। दूसरा, फिर क्या कहते हैं कि कब दिया जा सकता है, व्हेन, क्या सर्कमस्टांसेस है ना, किन सिचुएशन के अंदर दिया जा सकता है। तीसरा, कौन सा सेकेंडरी एविडेंस देना है, विच सेकेंडरी एविडेंस। तो ये 3 चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं इसका पहला ही लाइन रीड करूं इस सेक्शन का, तो इस सेक्शन का जो पहला लाइन है वो क्या कहता है? सेक्शन 60 का, सेकेंडरी एविडेंस में बी गिवन ऑफ द एग्जिस्टेंस, कंडीशन और कंटेंट्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट इन द फॉलोइंग केसेस नेमली। तो किस चीज़ का हम लोग दे सकते हैं सेकेंडरी एविडेंस? हम लोग दे सकते हैं सेकेंडरी एविडेंस डॉक्यूमेंट का। ठीक है, डॉक्यूमेंट के एग्जिस्टेंस के रिगार्डिंग, क्यों एग्जिस्ट करता है कि नहीं, है ना। फिर उसके बाद क्या उसकी कंडीशन है और क्या उसके अंदर का कंटेंट है। तो डॉक्यूमेंट के रिगार्ड में हम लोग सेकेंडरी एविडेंस देंगे जो कि उसके एग्जिस्टेंस, कंडीशन और कंटेंट की बात करता है। इतना क्लियर? तो अभी इतना क्लियर हो गया कि किन चीज़ों का हम लोग, किस चीज़ का हम लोग दे सकते हैं सेकेंडरी एविडेंस। दूसरा है व्हेन, है ना, कि तो उसके लिए हमारे पास सेक्शन 60A से लेके G तक है ना। तो ये 7 सिचुएशन है। तो सबसे पहले क्या कहते हैं कि हम लोग ए देखते हैं। ए क्या कहता है? ठीक है, मैं इसे रीड करती हूँ। ए क्या कहता है कि व्हेन द ओरिजिनल इज शोन और अपीयर्स टू बी इन द पोजेशन और पावर of the person against whom the document is sought to be proved, or of any person out of a reach of or not subject to the process of the court, or of any person legally bound to produce it, and when after the notice mentioned section 64 such person does not produce it। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो ओरिजिनल है, जो भी हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ये क्या बता रहा है कि कब हम लोग सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। तो ये कह रहा है कि जो हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, अगर हमने क्या लिखा है यहाँ पे, वर्ड देखो ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है? शोन और अपीयर्स। मतलब जो डिग्री ऑफ प्रूविंग है ना, बहुत ज़्यादा नहीं है। जस्ट आपने प्राइमा फेसाई ये दिखा दिया, आपने ये दिखा दिया कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है प्राइमा फेसाई, वो क्या कहते हैं कि पोजेशन या पावर। इसमें डिफरेंस पता है? पोजेशन मतलब उसके पास है, पावर मतलब उसके कंट्रोल में भी सर्वेंट के पास हो लेकिन वो कंट्रोल कर सकता है। तो किसी
उस पार्टी के पास है जिसके अगेंस्ट मुझे डॉक्यूमेंट प्रूफ करना है, ठीक है। जो ओरिजिनल है, अगर मैंने कोर्ट को ये दिखा दिया कि उस पार्टी के पोजीशन है, पावर में है, जिसके अगेंस्ट मेरे को डॉक्यूमेंट प्रूफ करना है, तो मैं वहाँ पे सेकेंडरी एविडेंस दे सकती हूँ। पहला ये लिखा है, ठीक है, जिसके अगेंस्ट मुझे डॉक्यूमेंट को प्रूफ करना है। दूसरा क्या है, वो पर्सन जो कि कोर्ट मतलब कोर्ट आउट ऑफ रीच है, मतलब कोर्ट के प्रोसेस के अंदर नहीं आता है ना, तो वो हो गया आउट ऑफ रीच। तीसरा कैटेगरी ऑफ पर्सन कौन है, तीसरा कैटेगरी ऑफ पर्सन है जो कि लीगली बाउंड है प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो ये जो तीन चीज़ें हैं ना, अगर मैंने कोर्ट को दिखा दिया कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ना, बस प्राइमा फेसा दिखा दिया कि वो या तो उस पर्सन के पोजीशन या पावर में है जिसके अगेंस्ट मुझे प्रूफ करना है, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो कि कोर्ट के रीच के बाहर है ना, या फिर कोर्ट के जो प्रोसेस है उसके अंदर नहीं आ रहा है। तीसरा, या फिर जो पर्सन लीगली बाउंड है उसे प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो अगर मैंने ये दिखा दिया तो कोर्ट यहाँ पे मुझे सेकेंडरी एविडेंस अलाउ कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन आता है। वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये है कि मेरे को इसका जो है नोटिस देना होगा पहले उस पार्टी को। ये जो भी तीन पर्सन है ना, मुझे क्या करना पड़ेगा, इन्हें नोटिस देना पड़ेगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे नोटिस कौन देगी, पार्टी देगी, यहाँ पे नोटिस कोर्ट नहीं देगी, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था एक बार ही प्री में, है ना। तो कौन देगा यहाँ पे नोटिस, पार्टी देगी, समझ आया। चलो, तो अभी नोटिस कैसे देना है, नोटिस क्या है, इसके लिए हमारा सेक्शन 64 है। तो एक बार मैं आपको यहीं पे लगे हाथ नोटिस भी करा देती हूँ। देखो पता लिंक्ड रहता है, कनेक्टेड रहता है ना, तो हम करते हैं तो हो जाता है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो भी सेकेंडरी एविडेंस दिया जा रहा है, जो भी क्लॉज ए में मेंशन था, जो अभी हमने पढ़ा, उसके रिगार्ड में जब सेकेंडरी एविडेंस दिया जा रहा है, तो उस सेकेंडरी एविडेंस देने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। अब नोटिस जो है या तो उस पार्टी को दूँ, है ना, या फिर जो भी उसका एडवोकेट है या रिप्रेजेंटेटिव है, मैं उसे ये जो है नोटिस दूँ, ठीक है। और नोटिस देने का तरीका क्या है, या तो लॉ ने प्रिस्क्राइब कर रखा है, प्रिस्क्राइब बाय लॉ, और मोस्टली लॉ प्रिस्क्राइब करके ही रखती है, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे ही केसेस में लॉ ने प्रिस्क्राइब कर रखा है। अगर कोई मतलब तरीका नहीं प्रिस्क्राइब्ड है लॉ के द्वारा कि कैसे करना है, तो जैसा कोर्ट को रीजनेबल लगता है उस तरीके से कोर्ट कर सकती है, ठीक है। अब इस सेक्शन के अंदर प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो ये बताता है कि देखो, नॉर्मली सेक्शन 64 ने क्या कहा कि नोटिस देना है, लेकिन प्रोवाइजो क्या कहता है कि कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जहाँ पे आपको नोटिस नहीं देना है ना। सेक्शन 64 प्रोवाइजो क्या कहता है, कहाँ पे नोटिस नहीं देना है, समझ आया। तो ये इसकी बात करता है कि कहाँ पे हम लोग को नोटिस नहीं देना है। अब मैं इतना रीड करती हूँ आपके लिए, है ना, साथ में डायरेक्ट की रीडिंग भी करते हैं। सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ ए डॉक्यूमेंट्स रिफर टू इन क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 60। तो क्लॉज ए क्या पढ़ा था हमने, ये, ठीक है, ये क्या था हमारा क्लॉज ए। shall not be given unless the party proposing to give such secondary evidence has previously given to the party in whose possession or power the document is or to his advocate or representative, ठीक है। तो पहले नोटिस देना पड़ेगा, किनको नोटिस देना पड़ेगा, इन तीनों पर्सन को जिनके पोजेशन और पावर में है ये, ठीक है। सच नोटिस टू प्रोड्यूस इट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ, किस तरीके से देना, जैसे लॉ में प्रिस्क्राइब्ड है। एंड इफ नो नोटिस इज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ देन सच नोटिस एज द कोर्ट कंसिडर रीजनेबल अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, ठीक है। अब चलो इसका प्रोवाइजो देख लेते हैं कि कहाँ पे मेरे को नोटिस नहीं देना, इंपॉर्टेंट है, मैंने मेंस में इसका क्वेश्चन देखा था। तो एक एक करके रीड करते हैं। तो क्या लिखा है प्रोवाइजो में, किसका प्रोवाइजो पढ़ रहे हैं हम लोग, सेक्शन 64 का। सेक्शन 64 का प्रोवाइजो क्या बताएगा कि कहाँ पे नोटिस देने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली मेरे को नोटिस तो देना है, ठीक है, किसे देना है, देखो ब्रेक किया करो, सेक्शन को ब्रेक करने की आदत डालो। आपने पढ़ा, क्या पढ़ा आपने, कि नोटिस देना है। नोटिस किसको देना है, जिसके पोजीशन और पावर में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ना। तो इस तरीके से ब्रेक करोगे तो समझ आएगा। तो यहाँ पे प्रोवाइजो में क्या लिखा है, provided that such notice shall not be required in order to render secondary evidence admissible in any of the following cases or in any other case in which the court thinks fit to dispense with it, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि ध्यान से पढ़ो इसको। सबसे पहले चीज तो कोर्ट ने क्या बोला है कि जैसे पहले वाले केस में सेकेंडरी एविडेंस मान्य नहीं होता, जैसे मैंने सेक्शन 60A पढ़ा आपको, तो वहाँ पे सेकेंडरी एविडेंस मान्य नहीं होता अगर मैंने जब तक उस पार्टी को नोटिस नहीं दे दिया। लेकिन ये प्रोवाइजो कह रहा है कि मेरा सेकेंडरी एविडेंस मान्य होगा अगर मैं नोटिस नहीं दे रही तब भी, है ना। अब देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी है, इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस और इन एनी अदर केस इन विच कोर्ट थिंक्स फिट टू डिस्पेंस विथ इट। तो क्या ये एक्सक्लूसिव है ये जो प्रोवाइजो है, नो, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है, इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ये तो है ही, मतलब ये क्या है कि इंक्लूसिव है,
है ना, ये तो है ही, लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं है, इसके बाहर भी चीज़ें हो सकती है, लिखा है और इन एनी अदर केस इन विच द कोर्ट थिंक्स फिट टू डिस्पेंस विथ इट। तो क्या क्या है चीज़ें, तो प्रोवाइजो का ए क्या कहता है, प्रोवाइजो को ए कहता है व्हेन द डॉक्यूमेंट टू बी प्रूव्ड इज इटसेल्फ अ नोटिस, तो नोटिस को प्रूव करने के लिए नोटिस देना, ठीक है। बी क्या कहता है, साथ में रीड करते रहो, देखो समझ आ जाएगा। एंड आई एम वेरी थैंकफुल जिन्होंने मुझे ये कहा था, मैं नाम नहीं रिकॉल कर पा रही, बट आई रिसीव वन ऑफ द कमेंट जिन्होंने बोला कि आई शुड इंक्लूड द बेयर एक्ट, और मैं सच में इसे मिस कर रही थी। मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ सच में जो बेयर एक्ट रहता है उसका रीडिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, तो आप भी इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाओ। एंड whosoever said this, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल योर नेम, बट थैंक्स अ लॉट फॉर दिस। बी क्या है, when from the nature of the case the adverse party must know that he will be required to produce it, ठीक है। तो केस का नेचर ऐसे देख के साफ साफ पता चल रहा है कि जो दूसरी पार्टी है उसे प्रोड्यूस करना ही होगा, ठीक है। तो आज उसे प्रोड्यूस करना ही होगा तो मैं क्यों नोटिस दूँ, वो तो उसकी जिम्मेदारी बनती है ना, तो क्या जरूरत है। सी क्या कहते हैं, व्हेन इट अपीयर्स और इज प्रूव दैट द एडवर्स पार्टी हैज ऑब्टेन पोजेशन ऑफ द ओरिजिनल बाय फ्रॉड और फोर्स, ठीक है। तो जो क्या कहते हैं कि जो अपोजिट पार्टी है उसे कैसे मिला है इसका पोजेशन, फ्रॉड और फोर्स के थ्रू, है ना, तो भी मुझे वहाँ पे नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। फिर डी क्या कहता है, व्हेन द एडवर्स पार्टी और हिज एजेंट हैज अ ओरिजिनल इन कोर्ट, तो ओरिजिनल जब कोर्ट में ही है तो मैं क्यों उसे नोटिस दूंगी, है ना। फिर ई क्या कहता है, व्हेन द एडवर्स पार्टी और हिज एजेंट हैज एडमिटेड द लॉस ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो वो पार्टी या फिर उसका जो एजेंट है एग्री कर रहा है कि मैंने खो दिया है, तो अब डॉक्यूमेंट खो दिया मैंने, तो उसे नोटिस देने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता है ना। एफ क्या कहता है, व्हेन द पर्सन इज इन पोजीशन ऑफ द डॉक्यूमेंट इज आउट ऑफ रीच ऑफ और नॉट सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ ए कोर्ट, ठीक है। तो जो जिस भी इंसान के पास मतलब हमारा डॉक्यूमेंट है ना, वो आउट ऑफ रीच है ना, और या फिर जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है उसके अंदर नहीं है, जो कोर्ट का प्रोसेस है उसके अंदर नहीं है, तो वैसे में हम लोग उससे नहीं लेंगे, है ना। उसे मतलब उसे कोई नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है, सेकेंडरी एविडेंस उसे बिना नोटिस दिए भी वैलिड होगा। तो ये आपको समझ आ गया, ये होगा हमारा नोटिस, ठीक है। तो आपको 60A भी क्लियर हो गया होगा और 64 भी क्लियर हो गया होगा। चलो अब 60B देखते हैं, रीड कर रही हूँ, है ना। अब वापस से आ जाते हैं, वापस हम कहाँ पे आ गए कि कब सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। अच्छा, कब सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है, 60A to G में दे रखा है, ठीक है। और किन चीज़ों का दिया जाता है ये तो एकदम शुरुआत में सेक्शन में बता दिया गया था, वो क्या मैंने आपको बताया था, ये बताया था, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि किस चीज मतलब विच मतलब कौन सा सेकेंडरी एविडेंस देना है, वो हमारा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन है, 4 एक्सप्लेनेशन है उधर दे रखा है ना। आई गेस आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी चेक, यस 4 एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि कब दिया जा सकता है। तो बी क्या कहते हैं, when the existence, condition or contents of the original have been proved to be admitted in writing by the person against whom it is proved or by his representative in interest। तो मतलब वो जो डॉक्यूमेंट है क्या लिखा गया, किस चीज़ों का सेकेंडरी एविडेंस देते हैं हम लोग, तो डॉक्यूमेंट का देते हैं, डॉक्यूमेंट के एग्जिस्टेंस का देते हैं, है ना, उसके कंडीशन का और उसके कंटेंट का। तो जिस पार्टी के अगेंस्ट मेरे को प्रूफ करना है ना, उस पार्टी ने बता दिया कि इसके अंदर ये लिखा हुआ है, उसे खुद ही राइटिंग में क्या है, राइटिंग में एडमिट किया है, ठीक है। क्या पता है अब रीज़न क्या है, सपोज क्या कहते हैं कि उसने कह सकते हैं कि मान लो वो रहता कहीं और पे था, लेकिन मान लो केस के लिए यहाँ पे आया है, तो प्रेजेंटली उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, क्या पता उसे मिल नहीं रहा, तो उसे खुद ही एडमिट कर ले कि हाँ ऐसा डॉक्यूमेंट था उसमें ये लिखा हुआ था, तो वहाँ पर मैं सेकेंडरी एविडेंस दे सकती हूँ। जब जिसके अगेंस्ट मुझे प्रूफ करना है, जब उसे कोई आपत्ति नहीं है, तो फिर क्या किसी को आपत्ति होगी, किसी को कोई और आपत्ति होगी ही नहीं, है ना, वो ऐसे ही मान लिया जाएगा। समझ आ रहा है ना। चलो 60 का सी क्या कहता है, व्हेन द ओरिजिनल हैज बीन डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट, तो जो ओरिजिनल है वो क्या हो चुका है, ध्यान दो क्या हुआ है, खराब हो गया है, खो गया है, और क्या है, व्हेन द पार्टी ऑफरिंग evidence of its content cannot for any other reason not arising from his own default or neglect produce it in reasonable time, ठीक है। या फिर क्या कहते हैं कि अनरीजनेबल डिले हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। तो जो डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, खो चुका है ना, और या फिर बहुत ज़्यादा अनरीजनेबल डिले हो जाएगा, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, है ना, और तो वहाँ पे सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। लेकिन जो इंसान सेकेंडरी एविडेंस दे रहा है उसकी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि उसी ने फाड़ दिया और कहा कि अब तो है ही नहीं मेरे पास, है ना, तो लो सेकेंडरी एविडेंस अपने हिसाब से ने बना के दे दिया, नहीं, ठीक है, उसकी गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट अराइजिंग फ्रॉम हिज ओन डिफॉल्ट और निगलेक्ट, ठीक है। चलो 60D
क्या कहता है? डी कहता है व्हेन द ओरिजिनल इज ऑफ सच अ नेचर एज नॉट टू बी इजीली मूवेबल। ठीक है, अब जैसे डॉक्यूमेंट क्या होता है, मैंने बताया ना पत्थर पे भी जो चीज़ लिखी है वो डॉक्यूमेंट है, तो अब मैं पत्थर उठा के तो नहीं लेके आ पाऊंगी ना, मूवेबल तो है नहीं, है ना। या फिर सपोज कुछ भी अब कोर्ट में थोड़ी से ले जाया जा सकता है। ठीक है, घर है, घर के जो पिलर्स है वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तो घर तो नहीं उठा के कोर्ट ले जाया जा सकता है ना। ठीक है, उसके बाद फिर अगला है हमारे पास ई। ईजी है बहुत, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। ई क्या कहता है, व्हेन द ओरिजिनल इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 74। तो सेक्शन 74 के अंदर वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो ऑब्वियसली पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो वहाँ पे सेकेंडरी एविडेंस चलेगा, है ना, कोई इशू नहीं है। फिर ठीक है, उसके बाद मेरा एफ क्या कहता है, व्हेन द ओरिजिनल इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ विच अ सर्टिफाइड कॉपी इज परमिटेड बाय दिस अधिनियम और बाय एनी अदर लॉ इन फोर्स इन इंडिया टू बी गिवन इन एविडेंस। तो क्या है कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जिसका सर्टिफाइड कॉपी परमिटेड है, क्या है, जो ओरिजिनल तो नहीं हम दे रहे हैं यहाँ पे, सर्टिफाइड कॉपी परमिटेड है। अब क्या कहते हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़ो, कहाँ पे परमिटेड होना चाहिए, या तो इस एक्ट में लिखा है, मतलब इस अधिनियम में लिखा है, बीएसए में लिखा है, यहाँ पे नहीं लिखा तो या फिर कोई भी लॉ जो कि इंडिया में एनी अदर लॉ, वहाँ पे अगर लिखा है कि सर्टिफाइड कॉपी चलेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा 60G। 60G कहता है व्हेन द ओरिजिनल्स कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस अकाउंट और अदर डॉक्यूमेंट्स which cannot conveniently be examined in court and the fact to be proved is a general result of the whole collection। तो नॉर्मली अकाउंट्स वगैरह के केस में होता है, जैसे मैं जनरली हर्षद मेहता का एग्जांपल देती हूँ, या कोई सा जैसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, ठीक है, ये टैक्स वगैरह रिलेटेड मैटर रहता है, कंपनियों के इतने इतने सारे कागज रहते हैं, अब मुझे उन सबका सम चाहिए, मतलब उनका मुझे सार चाहिए, तो वहाँ पे भी सेकेंडरी एविडेंस दे दिया जाएगा। अब ये नहीं कि पूरा ओरिजिनल ट्रक से भर भर के मैं कोर्ट में ले जाके डॉक्यूमेंट्स दे रही हूँ, वो कोर्ट के लिए भी उसे क्या कहते हैं कि पढ़ पाना ईजी नहीं होगा, इतना सारी चीज़ उसे ले जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो ये अभी अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कब दिया जा सकता है, ये क्लियर हो गया 62G तक। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है, विच सेकेंडरी एविडेंस कैन बी गिवन। तो यानी कि हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सप्लेनेशंस। तो जो पहला एक्सप्लेनेशन है हमारा वो बात करता है किसकी, कि जो ए सी और डी में आपने पढ़ा है 60ACD। ए तो मैंने आपको बता दिया कि जो ओरिजिनल है वो आपने प्राइमा फेसाई दिखा दिया कोर्ट को कि वो किसी ऐसे इंसान के पास है जिसके अगेंस्ट डॉक्यूमेंट प्रूफ करना है ना। यहाँ पे जैसे मैंने आपको, आई होप आपको याद है ना, या फिर कोई पर्सन जो आउट ऑफ रीच है या फिर जो कि लीगली बाउंड है ना, तो वैसे में हमें कौन सा सेकेंडरी एविडेंस देना होगा। यहाँ पे क्या कहते हैं कि कोई भी सेकेंडरी एविडेंस चलेगा ऑफ द, है ना, कोई भी। ठीक है, ए वाले में कोई भी सेकेंडरी एविडेंस चलेगा जो कि डॉक्यूमेंट के कंटेंट से रिलेटेड है। ठीक है, और फिर सी वाले में भी यही सेम बात है, मतलब उधर भी कोई सा भी सेकेंडरी एविडेंस चलेगा। सी क्या बात करता है कि जब ओरिजिनल जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, खो चुका है ना, या फिर अनरीजनेबल डिले हो जाएगा, या बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो पार्टी उस सेकेंडरी एविडेंस को दे रही है उसका किसी तरीके का डिफॉल्ट या निगलेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, या फिर डी किसकी बात करता है कि ओरिजिनल जो इस तरीके का उसे इजीली मूव नहीं कर सकते जैसे पत्थर, तो वहाँ पे किसी भी तरीके का सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। लिखा क्या है, मैं एक्सप्लेनेशन 1 रीड कर तो क्या लिखा है, क्लॉजेस A, C and D एनी सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट इज एडमिसिबल। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है, एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है, क्लॉज बी के बारे में, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिटर्न एडमिशन ही एडमिसिबल है। तो बी क्या कहता है, बी कहता है कि सपोज हमें क्या कहते हैं कि जिस पर्सन के अगेंस्ट हमें डॉक्यूमेंट प्रूफ करना है वो खुद राइटिंग में एडमिट करता है कि ये था डॉक्यूमेंट में। ठीक है, तो फिर तो वहाँ पे सिर्फ वो पर्सन राइटिंग में एडमिट करेगा तो ही सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल है। अगर वो राइटिंग में नहीं एग्री करता तो यहाँ पे सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल नहीं है। ठीक है, थर्ड किसकी बात करता है, थर्ड बात करता है ई और एफ के बारे में। ई और एफ में a certified copy of the document but no other kind of secondary evidence admissible। तो ई और एफ में सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी एविडेंस आप क्या दे सकते हो, सर्टिफाइड कॉपी, उसके अलावा कुछ नहीं। जैसे ई में लिखा है कि व्हेन द ओरिजिनल इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 74। तो पब्लिक डॉक्यूमेंट का अगर आपको सेकेंडरी एविडेंस देना है तो वो सिर्फ और सिर्फ सर्टिफाइड कॉपी से दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एफ किसकी बात करता है, एफ बात करता है कि जो क्या कहते हैं कि जो सर्टिफाइड कॉपी है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वो इस एक्ट के अंदर परमिटेड है या फिर किसी और लॉ में। तो यहाँ पे क्या आप जो सेकेंडरी एविडेंस देंगे, क्या देंगे सेकेंडरी एविडेंस, सिर्फ और सिर्फ आप सर्टिफाइड कॉपी दे सकते हो, उसके अलावा कोई और सेकेंडरी एविडेंस नहीं अलाउ। ठीक है, फिर लास्ट जो हमारा फोर्थ है
वो क्या कहता है कि क्लॉज जी के बारे में बात करता है। एविडेंस में बी गिवन एज टू द जनरल रिजल्ट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स बाय एनी पर्सन हु हैज एग्जामिन्ड देम एंड हु इज स्किल्ड इन द एग्जामिनेशन ऑफ सच डॉक्यूमेंट। तो जी किसकी बात करता है कि जब बहुत सारे मतलब डॉक्यूमेंट्स हैं, न्यूमरस अकाउंट्स, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल देके ट्रक भर के डॉक्यूमेंट्स है, तो वहाँ पे किसका सेकेंडरी एविडेंस अलाउड है, जिसने उसे एग्जामिन किया है ना, या फिर जो भी पर्सन उसके अंदर स्किल्ड है, इनकम टैक्स वाला है तो जो उसमें डील करते हैं, है ना, अकाउंट्स में डील करते हैं, तो वो लोग उसमें स्किल्ड होंगे, तो इन्हीं के द्वारा सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। ये नहीं कि उठ के कोई कुछ भी बोल दे कि अरे ट्रक भर के डॉक्यूमेंट है, कुछ तो इसमें हुआ है, कुछ तो हुआ है इसमें, अरे नहीं, जिसने एग्जामिन किया है और जिसमें स्किल्ड है सिर्फ और सिर्फ वही दे सकते हैं। ठीक है, तो अब इससे देखा मतलब कितना जो एक सेक्शन था, है ना, इसमें 3 चीज़ें बता दी कि आप किन चीज़ों का आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं, कब दे सकते हैं, है ना, कौन सा सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं, ये एक्सप्लेनेशन में था, ये सेक्शन 60 से लेके ए से लेके जी तक था, तो ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, फिर हम लोगों ने नोटिस के बारे में पढ़ा था सेक्शन 64 में, जो कि स्पेसिफिकली 60A से रिलेटेड है। तो जब आपका क्वेश्चन आए सेकेंडरी एविडेंस से रिलेटेड, तो सबसे पहले आपको क्या बताना है, सबसे पहले ये बताना है कि डॉक्यूमेंट को प्रूफ करने का क्या तरीका होता है। ठीक है, वो कहाँ है, सेक्शन 56, ये बता दिया पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप बताओगे सेक्शन 58, नॉट 58 से पहले आप बता दोगे कि हमें कौन सा मेथड चूज़ करना चाहिए, 59 जिसमें प्राइमरी एविडेंस को मतलब प्रायोरिटी दिया गया। उसके बाद फिर आप बताओगे कि सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है, व्हाट इज सेकेंडरी एविडेंस, जो कि सेक्शन 58 में दे रखा है। फिर आप बताओगे सेक्शन 60 कौन से केसेस में सेकेंडरी एविडेंस अलाउड है। फिर इसी के साथ 60A से जोड़ के आप क्या बता दोगे, सेक्शन 64। अब देखो ये जुड़ा हुआ, सब जुड़ा हुआ, अब अलग अलग से याद करोगे याद होगा नहीं, ऐसे याद करोगे तो इसलिए याद हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर। किसी भी तरीके का डाउट हो तो डू मेंशन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।